नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 6 बाय जी राम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 10 और पाठ संख्या 10 है गोभी का फूल। अपनी पसंद का किस्सा सुनाइए। नीचे दो स्थितियां दी गई हैं। संभव है आप भी कभी इन दोनों या किसी एक स्थिति में फंसे हों। अपने अनुभव के अनुसार पसंदीदा किस्सा सुनाइए। आप अपनी कल्पना से भी किस्से का ताना बाना बुन सकते हैं। हो सकता है बच्चों आपने इनमें से किसी भी परिस्थिति का सामना ना किया हो, तो आप कोई भी किस्सा सुना सकते हैं या फिर अपनी कल्पना से भी कोई किस्सा बना सकते हैं। किसी भीड़ भरी रेलगाड़ी में आपको छोटा बड़ा सामान, नाजुक चीजें लेकर सफर करना पड़ा हो और किसी मित्र द्वारा आपसे मंगवाई गई कोई चीज रास्ते में टूट फूट गई हो, या फिर एक व्यक्ति आपको बात बात में सलाह मशविरा देता है, टोका टाकी करता है, वह चालाकी से अपना काम निकलवाने में माहिर है और आप उससे ना नहीं कह पाते। इसी के आधार पर हम लेखक की जीवन का एक किस्सा सुनेंगे। चलिए बच्चों, तो देखते हैं क्या है पाठ के पिटारे में। बाबू हनुमान प्रसाद बातूनी और स्वार्थ सिद्ध करने वाले व्यक्ति हैं। वे हरी सब्जी के अत्यधिक शौकीन हैं और हर समस्या का हल हरी सब्जी में ही खोजते हैं। एक बार लेखक जब लखनऊ गए तो हनुमान प्रसाद जी ने उनसे गोभी के फूल मंगवाए। लेखक को लौटती यात्रा में क्या क्या अनुभव हुए, इस हास्य व्यंग्यात्मक कहानी को पढ़िए और जानिए। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, पर बाजार के सभी सब्जी विक्रेता उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से खरीद कर लाते हैं। हरे धनिये की गड्डी बहुत कम पैसों में मांगना, शलजम के पत्ते तुड़वा कर तुलवाने का आग्रह करना, आलू छांट छांट कर चढ़वाना, सड़ा कुम्हड़ा दूसरे दिन कटा हुआ वापस करना और अरबी धुलवा कर मिट्टी हटा कर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर सब्जी वाला उन्हें पहचानता है। सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं। मतलब वो जिस भी सब्जी वाले के पास जाते हैं वो कहते हैं आइए बाबूजी, पर मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन के बाजार का व्रत तोड़े, क्योंकि बहुत देर तक उसे हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है, मतलब उन्हें बहुत पसंद है हरी सब्जी। किसी भी विषय पर आप उनसे बात चलाएं, पर अंत में वे इसी विश्वास के साथ उठेंगे कि हर समस्या का हल हरी सब्जी में छिपा पड़ा है। किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितनी ईंट, कितना गारा वगैरह होता है, इसका जैसा विस्तृत ज्ञान उनको है, वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी नहीं होगा। मतलब उन्हें सब पता है कि किस सब्जी में कितने विटामिन हैं, कितने मिनरल हैं, कितना लोह तत्व हैं आदि। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका भेंट कीजिए तो वे बुरा मान सकते हैं, पर आप यदि उन्हें एक टोकरा सोया मेथी का साग भेंट कर दे तो आप उनके पक्के मित्र माने जा सकते हैं। किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे जरूर कर देते हैं। उस दिन मेरे मुंह से निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। छूटते ही बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 4 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं। सुना है लखनऊ में 20-20 पैसे में अच्छे फूल मिल जाते हैं। मैंने हाँ या ना कहा हो, इसके पहले ही उन्होंने 80 पैसे मेरे हाथ पर रख दिए और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी शाक सब्जी खरीदी है कि नहीं। फूल जरा गठा हुआ लीजिएगा, छितरा हुआ फूल जल्दी खराब हो जाता है। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, वे पत्ते ना निकालने पाए, पूरी गोभी लीजिएगा। पत्ते में जो कैलोरी होती है वह फूल में तो होती ही नहीं।
पत्तों के डंठल का अचार बड़ा अच्छा होता है। उसकी सब्जी तो आपने खाई ही ना होगी। लौट कर आइए तो खिलाऊं। जरा सी मध्यम आंच पर पाव भर पानी में उबालकर नमक मिर्च डालकर खाइए तो देखिए लाल लाल कल्ले निकल आएंगे। वे किसी भी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, इसलिए मैं चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे जरा झड़वा कर लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल ना लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में विटामिन डी, ए, बी काफी होता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का पूरा महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी छूटेगी, नौकरी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। यह बात सुनकर हनुमान प्रसाद ने मुझे छोड़ दिया। हजरतगंज, सिनेमा, नुमाइश, कॉफी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 30 पैसे से नीचे उतरने को तैयार ना थे, पर मुझे तो 20-20 पैसे वाले गोभी के फूल ही चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके, जिनके खाने से लाल लाल कल्ले निकल आए। लौटने का वक्त हो गया। मंडी वाले ने 20 पैसे पर उतरने के लिए हामी ना भरी। हार कर 30-30 पैसे के ही भाव से गोभी के फूल खरीदे। 4 फूल उनके वास्ते लिए और सोचा अगर ये इतने नायाब हैं तो 2-4 अपने लिए भी ले लूं। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल को लेकर सफर करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। एक हाथ में अटैची और एक हाथ में गोभी के फूलों का झाबा। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। कुली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2-1 परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले, कहिए दावत कब है, क्योंकि इतनी सारी गोभी थी साथ में। संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती भीड़ और अपने गोभी के झावे को देख रहा था। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था, पर मन माफिक इनाम चाहता था। मैंने हाँ कर दी। गाड़ी आई, ठसाठस भरी हुई मेल। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के पहुंचते ही उतरने चढ़ने वाले लोगों की मारामारी होने लगी। कुछ देर में दृश्य बदला और धीरे धीरे लोग पानी के लिए डिब्बे से बाहर निकले। मेरे कुली ने अब ना चूक चौहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए, पर हया नामक वस्तु मैं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई, क्योंकि बहुत अधिक भीड़ थी। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सकता था। कुली ने मुझे एक एक करके फूल पकड़ाना शुरू किया। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म पर खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। झाबा भीतर लेने के बाद मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अटका हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम पर तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। अंत में समस्या का शांतिपूर्वक हल निकला, अर्थात मैंने तय से अधिक रुपए देकर कुली से छुट्टी पाई। गाड़ी चल रही थी। आसपास का हर व्यक्ति कुछ कहने की मुद्रा में कभी मेरा चेहरा देखता तो कभी मेरे सामान को। एक स्वर कहता था, साहब उधर ले जाए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर दीजिए, बेंच के। तीसरा ऊपर ले जाने का सुझाव देता। अगर जगह होती तो डिब्बे के सभी लोगों का सुझाव एक के बाद एक पूरा कर देता। सुझाव बहुतेरे आए, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने के लिए तैयार ना था। मतलब रेल में जगह ही नहीं थी कि वो अपने गोभी के झाबे को संभाल पाता। इसलिए गोभी के फूलों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। गोभी के फूलों का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। स्टेशन पर गाड़ी रुकती रही और लोग उसमें मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला कंठ डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा,
है इधर नहीं, उधर गोभी है, गोभी। अरे साहब यह बंडल उधर डालिए, इधर गोभी है। अरे ट्रंक उधर ले जाओ जी। मतलब लेखक यही करते रहे कि जो भी आता था उसे सावधान करते थे कि यहाँ गोभी है, यहाँ ना अपना सामान रखे। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है, सो मेरी भी किसी ने ना सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन ना आ गया, मैं अपने गोभी के झावे को जी भर देख भी नहीं पाया। भीड़ उस पर छाई रही। इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे किसी कदर देख पाया। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें खा चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। इतने हमलों के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष बचे हैं, यह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। यहीं के बाजार से 50-50 पैसे के फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया हूँ और उसके बदले में लखनऊ से मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। और इस व्यंग्य के लेखक हैं केशव चंद्र वर्मा। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये हास्य व्यंग्य का पाठ? सस्ती तरकारी के चक्कर में लेखक को गोभी को लाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ आपको अपना दिमाग लड़ाना है और बताना है कि अगर बाबू हनुमान प्रसाद आपसे फूल गोभी लाने के लिए कहते तो आप क्या कहते और आप क्या करते। ध्यान धरना है हमें इन शब्दों पर ना कहना, अनुभवजन्य सीख, स्वार्थी लोगों से दूरी और रसानुभूति। मूल्यपरक प्रश्न देखेंगे। बार बार सलाह मशविरा देने वाले लोगों से बचना चाहिए, क्यों? बताइए। बार बार सलाह मशविरा देने वाले लोगों को हमारी वास्तविक परिस्थिति का अनुभव और भान नहीं होता, परंतु स्वभाववश उन्हें सलाह और मशविरा देने की आदत होती है। अतः हमें अपनी परिस्थिति के अनुसार ही अपने जीवन के निर्णय लेने चाहिए और इस प्रकार के व्यक्तियों से स्वयं को बचाना चाहिए। तो बच्चों, अब आते हैं शब्दार्थ जो आप याद करेंगे और मैं आपको इनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों अर्थ बताऊंगी। विक्रेता, बेचने वाला, सेलर, संजीदगी, शिष्टता, विचार व्यवहार की गंभीरता, डिसेंसी। कुम्हड़ा, कद्दू, काशीफल, पंपकिन, आश्वासन, तसल्ली, एश्योरेंस, मर्ज, रोग, डिसीज। मन माफिक, मन के अनुसार, एज पर विश। रिप्लिका, प्रतिकृति, मॉडल, इसे इंग्लिश में भी हम कहेंगे रेप्लिका। हया, शर्म, शेम। तरकारी, सब्जी, वेजिटेबल। ऊंच नीच, भला बुरा, रिप्रोच। महात्म्य, महत्व, महिमा, इंपॉर्टेंस। कंठ, गला, थ्रोट। नायाब, बढ़िया, एक्सक्लूसिव। ट्रंक, बक्सा, ड्रंक। झाबा, टोकरी, बास्केट। तो बच्चों, उच्चारण एवं श्रुतलेख हेतु शब्द हैं स्वार्थ, कुम्हड़ा, पोस्टमास्टर, विस्तृत, मध्यम, महात्म्य, आश्वासन और उम्मीदवार। अब है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य करेंगे बातों बातों में। सब्जी विक्रेता हनुमान प्रसाद को क्यों पहचानते थे? हनुमान प्रसाद प्रतिदिन सब्जी मंडी सब्जी लेने जाते थे और वह बहुत ही अनोखे तरीके से हर सब्जी को छांट छांट कर लेते थे। सड़ी हुई सब्जी वह अगले दिन सब्जी वाले को लौटा भी देते थे। उनकी इसी आदत के कारण सब्जी विक्रेता उन्हें अच्छे से पहचानते थे। हनुमान प्रसाद को किस चीज का मर्ज था? हनुमान प्रसाद को हरी सब्जी खरीदने का मर्ज था। उनके अनुसार दुनिया की हर समस्या का समाधान हरी सब्जी में ही था। प्रश्न 3 देखें। लेखक लखनऊ से कितनी गोभी लेकर आए और क्यों? लेखक लखनऊ से हनुमान प्रसाद के लिए 4 गोभी के फूल और अपने लिए भी 2-4 फूल लेकर आए।
वे ये फूल इसलिए लेकर आए क्योंकि हनुमान प्रसाद ने उनसे मंगवाए थे। लेखक इलाहाबाद आने से पूर्व गोभी के झावे को क्यों नहीं देख पाया? लेखक रेल में भारी भीड़ होने के कारण इलाहाबाद आने से पूर्व गोभी के झावे को नहीं देख पाया, क्योंकि वह झाबा नीचे रखा हुआ था और ट्रेन में बहुत अधिक भीड़ थी। अगर बाबू हनुमान प्रसाद आपके मित्र होते तो आप उन्हें अपने व्यवहार में क्या बदलाव लाने की सलाह देते? तो बच्चों, यदि कोई ऐसा मित्र आपका होता तो आप उन्हें क्या सलाह देते? आप बताइए। अब कलम की बारी, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सब्जी वाले लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? बाबूजी। हनुमान प्रसाद ने लेखक से कितने गोभी के फूल मंगवाए? 4। लेखक ने लखनऊ से गोभी के फूल किस भाव खरीदे? 30 पैसे प्रति फूल। हनुमान जी के अनुसार गोभी के फूल में कौन कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? विटामिन डी और ए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न। हनुमान प्रसाद बाजार से सब्जी लाते समय किन किन बातों का ध्यान रखते थे? हनुमान प्रसाद जब बाजार से सब्जी लाते थे तो वे ध्यान रखते थे कि कहीं शलजम को उनके पत्तों के साथ ना तोल दिया जाए। अरबी को वे धुलवा कर मिट्टी हटवा कर ही लेते थे। आलू वह छांट छांट कर लेते थे। एक दिन का सड़ा हुआ कुम्हड़ा वह अगले दिन जाकर सब्जी मंडी में वापस दे आते थे। सब्जी तरकारी वह बहुत ही ध्यानपूर्वक खरीदा करते थे। लेखक की किस बात पर हनुमान प्रसाद ने उन्हें जाने दिया? जब हनुमान प्रसाद लेखक को गोभी खरीदना सिखा रहे थे तब लेखक ने कहा, यदि समय हो गया तो ट्रेन भी छूटेगी, नौकरी भी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। इस बात को सुनकर हनुमान प्रसाद ने लेखक को जाने दिया। लेखक ने स्वयं को अपने ढंग का अकेला मुसाफिर क्यों कहा है? लेखक ने प्लेटफॉर्म पर आते ही यह अनुभव किया कि उनके एक हाथ में सुंदर सी अटैची और दूसरे हाथ में गोभी का झाबा अर्थात टोकरी है। इसी कारणवश लेखक ने स्वयं को अपने ढंग का अकेला मुसाफिर कहा है। रेलगाड़ी में गोभी के फूलों की समस्या ज्यों की त्यों क्यों बनी रही? रेलगाड़ी में लोगों ने लेखक को गोभी के फूलों के लिए कई सुझाव दिए। कोई कहता कि इसे बेंच के नीचे रख दो, कोई कहता ऊपर रख दो। लोग सुझाव तो देते रहे पर कोई भी अपनी जगह से इंच भर ना हिला। अतः वह गोभी का झाबा नीचे ही पड़ा रहा और गोभी के फूलों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। बच्चों, आगे यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ रही हूँ और आपको इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। प्रश्न 1 है, हनुमान प्रसाद ने लेखक को गोभी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा? प्रश्न 2, कुली और लेखक में किस बात पर और क्यों तू तू मैं होने लगी? प्रश्न 3, गाड़ी के भीतर बैठे लोग लेखक को क्या क्या सुझाव दे रहे थे? प्रश्न 4, जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है? सो मेरी भी किसी ने ना सुनी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आगे चलते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। हजरतगंज सिनेमा, नुमाइश, कॉफी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 30 पैसे से नीचे उतरने को तैयार ना थे, पर मुझे तो 20-20 पैसे वाले गोभी के फूल ही चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके, जिनके खाने से लाल लाल कल्ले निकल आए। लौटने का वक्त हो आया। मंडी वाले ने 20 पैसे पर उतरने के लिए हामी ना भरी। हार कर 30-30 पैसे की ही भाव से गोभी के फूल खरीदे। 4 फूल उनके वास्ते लिए और सोचा अगर ये इतने नायाब हैं तो 2-4 अपने लिए भी ले लूं।
लेखक को लखनऊ में क्या क्या छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? लेखक को लखनऊ में विभिन्न स्थान जैसे कि हजरतगंज, सिनेमा, नुमाइश, कॉफी हाउस सब कुछ छोड़कर लखनऊ की तरकारी मंडी में जाना पड़ा। लेखक को कैसे गोभी के फूल चाहिए थे? लेखक को गठे हुए पत्ते वाले गोभी के फूल चाहिए थे जिनके डंठल का अचार बन सके। तरकारी वाले कितने पैसे से नीचे उतरने को तैयार ना थे? तरकारी वाले 30 पैसे से नीचे उतरने को तैयार ना थे। चलिए आगे चलते हैं। फूल तथा तरकारी के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। फूल, पुष्प, और कुसुम। तरकारी, शाक, सब्जी। गद्यांश में से वाले प्रत्यय से बने शब्द चुनकर लिखिए। तो यहां पर मैं आपको बता रही हूं तरकारी वाले, पत्ते वाले, मंडी वाले। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। शुरू करते हैं बच्चों व्यवहारिक व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो हमें इन शब्दों के विलोम लिखने हैं। विक्रेता का विलोम होगा क्रेता। हानि, लाभ, मित्र, शत्रु, भीतर, बाहर। अब शांति और कठिन, इन दोनों शब्दों के विलोम शब्द आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसकी उपमा ना दी जा सके वो होता है अनुपम। जिसका हृदय विशाल हो उदार। बहुत बोलने वाला वाचाल। बच्चों यहाँ जो वाक्यांश शेष हैं, देश में भ्रमण करने वाला, कोई वस्तु बेचने वाला और कम बोलने वाला, इन वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द आप स्वयं लिखेंगे। आगे चलेंगे। जब कर्ता स्वयं क्रिया ना कर किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षक ने गीता से पत्र लिखवाया, तो शिक्षक ने यहाँ पर गीता से काम करवाया, मतलब उसे पत्र लिखने की प्रेरणा दी, तो यहाँ पर लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रेरणार्थक क्रिया छांटकर लिखिए। हनुमान प्रसाद ने लेखक से सब्जियां मंगवाई, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो गई मंगवाई। बाबूजी ने कुली से सामान उठवाया, उठवाया। किसान ने मजदूरों से काम करवाया। माँ ने नौकरानी से अचार बनवाया। आगे चलते हैं। ऐसे वाक्यांश जिन्हें उनके सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है मुहावरे कहलाते हैं। जैसे अंगारे उगलना, अक्ल का दुश्मन आदि। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। आग बबूला होना, क्रोधित होना। ईद का चांद होना का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान करना। आंखें खुलना, अक्ल आना।
गले का हार, बहुत प्रिय। बच्चों, ये थे इन मुहावरों के अर्थ। इनके वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। प्रश्न 5 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो बच्चों, इसमें क भाग आप स्वयं लिखेंगे। ख मैं आपको बता रही हूं। लेखक कहानी लिख रहा था। लेखिका कहानी लिख रही थी। ग भाग आप स्वयं करेंगे। माली ने फूल एकत्रित किए। मालिन ने फूल एकत्रित किए। और ये भाग भी आप स्वयं करेंगे। किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करने वाले शब्द अव्यय निपात कहलाते हैं, जैसे भी, ही, तो, तक आदि। तो निम्नलिखित वाक्यों में से निपात चुनकर लिखिए। मैंने उसे देखा भर है। तो यहां देखा के अर्थ को बल कौन सा शब्द प्रदान कर रहा है? भर। कुली भी सामान चढ़ा रहा था। भी, उसे बहुत देर तक हिसाब लगाना पड़ा। तक। अब इन दोनों वाक्यों में आप निपात स्वयं चुनकर लिखेंगे। योग्यता आधारित क्रियाकलाप है यहाँ पर बच्चों। सोचकर बताइए, बाबू हनुमान प्रसाद जैसे चिपकू लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। क्यों? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अनुच्छेद लिखना है आपको। लेखक की रेल यात्रा की तरह यदि आपको भी अपनी किसी यात्रा में कोई परेशानी हुई हो या कोई कटु अनुभव हुआ हो तो उसे एक अनुच्छेद में लिखिए। जानकारी जुटाइए। शिक्षक या शिक्षिका या घर के किसी बड़े के साथ आसपास स्थित किसी शाक भाजी उद्यान में जाइए। वहां खेती बाड़ी या क्यारियों में लगे पौधों का अवलोकन कीजिए, उन्हें गौर से देखिए। वहां उपस्थित किसी व्यक्ति से रबी, खरीफ और जायद में उगाई जाने वाली सब्जियों की जानकारी प्राप्त कर लिखिए। अब तालिका बनाइए। सब्जियों में हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व जैसे विटामिन, खनिज तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कई सब्जियों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी होता है। सब्जियों में वसा की मात्रा कम होती है। आप इंटरनेट से नीचे दी गई सब्जियों में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में पता लगाइए और चार्ट पेपर पर तालिका बनाकर उसमें लिखिए। तालिका को कक्षा में लगाइए। आपको यहाँ सब्जियों के नाम दिए हैं बच्चों, पालक, गाजर, आलू, टमाटर, चुकंदर और मटर। अब आपको इनमें पाए जाने वाले विटामिन लिखने हैं और पाए जाने वाले तत्व लिखने हैं कि इनमें कौन से खनिज तत्व हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और क्या क्या और पोषक तत्व हैं। तो इनकी तालिका बनानी है। तो ये क्रियाकलाप आपको अपनी योग्यता अनुसार करनी है। चलिए, ज्ञान परक है यहाँ पर। भारत में जो दो प्राचीन लिपियां प्राप्त होती हैं वे हैं ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। वर्तमान भारतीय भाषाओं की निम्नलिखित दो लिपियां इनसे विकसित हुई हैं। तो कौन सी दो लिपियां ऐसी हैं जो एक बाएं से दाएं और एक दाएं से बाएं लिखी जाए? तो वो है देवनागरी और उर्दू की। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।